आय गणना विधि, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। आय गणना विधि में राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्पादन के साधनों को एक वर्ष में उनकी सेवाओं के बदले में प्राप्त होने के प्रतिफल का योग करके की जाती है। याद रखिए, आप देखोगे कई सारे लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं या नहीं, तो आप देखोगे तो वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वहाँ फुल्ली आय गणना विधि मंथली नहीं, जो भी हम करेंगे वार्षिक ही करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे वार्षिक करेंगे। तो बोला जा रहा है कि साधनों को एक वर्ष में उनकी सेवा के बदले में प्राप्त होने के प्रतिफल का योग करके की जाती है ना। इसके लिए इनकम के विभिन्न वर्ग किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे, मान लो आप कोई कंपनी चलाते हो, उद्योग चलाते हो, तो क्या वहाँ मजदूरी आप देते हो कि नहीं। मान लीजिए ये आपका फैक्ट्री है, यहाँ पर मजदूर को दिए 100 रुपया, उसको सैलरी दिए 200 रुपया, किराया आपको मिल गया 100 रुपया, कंपनी का लाभ हुआ 100 रुपया, ब्याज की आय हुई, मतलब जो भी है, तो क्या अलग अलग चीज़ देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही है। आप तो देखोगे कि आप पैसा भी तो लोन में लगाते होगे, उस पर इंटरेस्ट बनता होगा, तो वो इंटरेस्ट भी तो आपका इनकम हुआ ठीक है। तो गैर कंपनी व्यवसायों की आय आदि ये सब देखोगे, इन सभी वर्गों को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली जो इनकम, उसको जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती हैं, ठीक है। अब बताइए, सीधी सी बात है, मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए 100 200 300 400 खर्चा किया ना जी, इसका मतलब और इसके पास 600 रुपया बचा हुआ है, तो बताइए इस फैक्ट्री का इनकम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, बोले फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। पहला जिसको जिसको दिए जोड़ दीजिए, और जो बचा जोड़ दीजिए, पता चला अच्छा इसका इतना इनकम है, सीधा ना बात है जी। आप बताइए, आपके घर में 100 रुपया बाबूजी इनकम करते हैं, ठीक है, और जो इनकम करते हैं खर्चा तो उसी पे होता है कि नहीं होता। बात को समझिए क्या कर रहे हैं। अब आपका बाबूजी इनकम बहुत नहीं बताएंगे, बोले नहीं पता का इनकम होता, तो आप ऐसे भी तो पता कर सकते हो कि वो कितना खर्चा करता है और कितना बचत है, पता चलेगा कितना खर्चा। ऐसे में क्या करना चाहिए, तो यहाँ वही तो कहा जा रहा है, मजदूरी, वेतन, व्यक्तियों की किरायों की आय, कंपनियों के लाभ, ब्याज की आय, गैर कंपनियों की आय, इन सभी वर्गों को एक वर्ष में प्राप्त होने वाले। तो यहाँ देखिए ईयरली, मैंने क्या बोला, जब भी बात करेंगे ईयरली का, इनकम को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। यह आय विधि के प्रयोग को विशेष लाभ है, इसमें देश में विभिन्न वर्गों में आय के वितरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस विधि को अपनाने में विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गैर उत्पादन कार्यों से संबंधित भुगतान, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, गैर उत्पादन में कौन कौन आ जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन, निर्धनों को सहायता भुगतान, इसमें ना जोड़ा जाए, है ना जी। कभी भी हम ये विधि देखो, कभी भी हम नेशनल इनकम मेजरमेंट करेंगे तो आय इनकम में कभी हम वृद्धा लोगों को पेंशन देते हैं, गरीब लोगों को, जैसे अभी कोरोना में देखो बहुत सारे लोगों को खाना वाना दिया गया, ठीक है, भोजन वोजन दिया गया, तो क्या इस सबको भी जोड़ने का काम करेंगे। बोलिए नहीं, ये तो सहयोग ना है जी। हाँ, आप जो लेबर दे रहे हो, जिसको सैलरी दे रहे हो, आप वो जोड़ोगे। क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको उससे इनकम हो रहा है। लेकिन आप वृद्धा किसी को पेंशन दे रहे हैं, बूढ़ा को पेंशन दे रहे हैं, आप गरीब को मदद कर, तो उससे आपका खर्चा हो गया, लाख रुपये खर्चा हो गया, तो आपको उससे कोई इनकम हो रहा है जी, तो वो आय गणना विधि में नहीं जोड़िए। अच्छा, दोहरा मूल्यांकन ना किया जाए, मुद्रा में भुगतान ना की जाने वाली सेवा। अब जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो क्या बताइए, बदले में उनको कोई सैलरी मिलता है क्या, नहीं, और ठीक है मानते हैं मिल रहा है, तो क्या उसको आय गणना विधि में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, है ना जी। वो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को ही पढ़ाते हैं, तो आय गणना विधि में किसको रखेंगे, अपने बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं या दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसको रखेंगे जी।
तो वही उसको सम्मिलित ना करे और गैर कानूनी रूप से प्राप्त आय को शामिल ना किया जाए। बहुत तरह का गलत तरीके से आप इनकम कर सकते हैं, लेकिन उसको आप आय गणना विधि में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्यय गणना विधि।